नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी क्लासेज में। दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं NCERT साइंस क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जानना होगा कि अम्ल क्या होता है, उसके बाद क्षारक क्या होता है और लवण क्या होता है, तभी आप इस चैप्टर के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अम्ल क्या होता है। तो देखिए, अम्ल को आप कह सकते हैं ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल कहलाते हैं। या आप बोल सकते हैं ऐसे पदार्थ जो क्रियाशील धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जिसमें H+ आयन पाए जाते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। तो चलिए इसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी परिभाषा लिख लिए हैं। अम्ल क्या होते हैं, देखिए, ऐसे यौगिक जो अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। मतलब कि आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए कि अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं, जैसे कि आप ले लीजिए सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये सब बहुत अभिक्रियाशील धातुएं हैं और ये बहुत जल्दी रिएक्ट करती हैं, यानी अभिक्रिया कर लेती हैं। तो आप बोल सकते हैं ऐसे यौगिक जो अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए, आप यह भी बोल सकते हैं ऐसे यौगिक जो H+ आयन उत्पन्न करते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्योंकि अम्ल में H+ आयन होते ही हैं, मतलब हाइड्रोनियम आयन आप बोल सकते हैं, H3O+ आयन बोल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर मान लो कोई भी ले लेते हैं, जैसे कि हम मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर ले लेते हैं, क्या ले लें आप बताओ। चलो यहाँ पर हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, मान लीजिए HCl ले लेते हैं। ठीक है, HCl ले लिए। अब इसकी अभिक्रिया मान लीजिए हम मैग्नीशियम के साथ करवाएंगे, ठीक है, अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु से, तो ये आपका बना लेगा मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेगा MgCl2 प्लस यहाँ पर बना लेगा हाइड्रोजन गैस। तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस तो निकल रही है, यानी H+ आयन भी ये उत्पन्न कर रहे हैं। आप यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जिनके साथ हाइड्रोजन जुड़ा होगा वो लगभग अम्ल ही होते हैं, अधातुओं के साथ जब हाइड्रोजन जुड़ा होता है। जैसे कि यहाँ पर आप ले लीजिए H2SO4, ये क्या है, एक अम्ल है। आप देखते हो कि सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है आपका वो अम्ल ही होता है। अब जब मान लीजिए इसी से अभिक्रिया करवाए दे रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका बना लेगा MgSO4, ठीक है, प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन गैस देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या H+ आयन यहाँ पर दे रहा है, हाइड्रोजन भाई H+ आयन के रूप में ही तो है। मतलब कि यहाँ पर अम्ल ऐसे पदार्थ हैं जो H+ आयन उत्पन्न करते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं। देखिए, क्षारक भी कभी कभी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर देते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, अम्ल ऐसे होते हैं जो H+ आयन होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है H+ आयन के रूप में, H2H+ आयन के रूप में, तो ये सब अम्ल हैं। ठीक है, तो इससे आप आसानी से पता लगा सकते हो कि अम्ल क्या है। जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल इसको बोला जाता है। अब ये कैसे लगा Cl2, ये सब आपको नहीं पूछना, क्योंकि हमने पहले भी आपको बताया था कि कैसे क्या होता है, ये सूत्र कैसे बनाए जाते हैं, सब कुछ हम बातें कर ली थी। अब चलिए आगे देखते हैं कि क्षारक क्या होते हैं। तो क्षारक की पहले परिभाषा लिख लेते हैं। तो आप यहाँ पर क्षारक की परिभाषा लिख सकते हो, ऐसे यौगिक जो अत्यधिक क्रियाशील धातु से अभिक्रिया करके OH- आयन यानी हाइड्रॉक्सिल आयन उत्पन्न करते हैं, क्षार कहलाते हैं। या आप यहाँ पर बुक में परिभाषा पाते होंगे कि जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। इसका स्पर्श साबुन की तरह स्वाद कड़वा तथा प्राकृतिक संक्षारित होती है। आप जानते होंगे जो अम्ल होता है वह स्वाद में खट्टे होते हैं और जो क्षार होते हैं वे स्वाद में कड़वे होते हैं, यानी साबुन की तरह कड़वे होते हैं। स्वाद एकदम कड़वा होता है, मतलब मिर्च आप बोल सकते हो, मिर्च की तरह होता है। तो यहाँ पर अब इसकी एग्जाम्पल क्या हो गया, हाइड्रॉक्सिल आयन यानी OH- आयन पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लो सोडियम, ठीक है, यानी OH हो गया, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, ये एक क्षारक आप मान सकते हो। पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड KOH हो गया आपका। ठीक है, ये सब क्या है, क्षारक हैं, मतलब OH- आयन ये उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर और भी ले सकते हो। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड CaOH का टॉयज ले सकते हो, ये भी एक क्षारक है। तो ये सब एग्जाम्पल आप ले सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिए थे आप, मान लीजिए HCl लिए थे। ठीक है, यहाँ पर आप HCl लिए थे और H2SO4 लिए थे। अब देखो लवण क्या होते हैं। लवण का मतलब होता है कि जब अम्ल एवं क्षारक की परस्परक अभिक्रिया से, मतलब ये दोनों जब अभिक्रिया करते हैं, अम्ल और क्षारक ये दोनों जब अभिक्रिया करते हैं तब लवण का निर्माण होता है। तो आप लिख सकते हैं कि जब अम्ल एवं क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं, ठीक है, ये बना लेते हैं, या अम्ल एवं क्षारक आपस में
क्या उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं तो हम वहाँ पर लवण प्राप्त करते हैं, यानी उसे लवण कहते हैं। प्राप्त होने वाले यौगिक को लवण कहते हैं। तो चलिए इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पर आप लवण क्या लिख सकते हो, जब अम्ल एवं क्षारक उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं तो प्राप्त पदार्थ को लवण कहते हैं या प्राप्त यौगिक को लवण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लो, देखिए आप जानते होंगे ना कि जो अम्ल होता है वो खट्टा होता है और जो क्षारक होता है वो मान लीजिए कड़वा होता है। जब कड़वा और खट्टा को आपस में मिला देते हैं तो आप देखते होंगे दोनों के प्रभाव समाप्त हो जाते हैं, ना तो कड़वा लगता है और ना ही खट्टा लगता है। तो यहाँ पर क्या होता है, वो लवण ही बन जाता है। जैसे कि हम अपने दैनिक जीवन बहुत सारी चीज़ उपयोग करते हैं, जैसे इनो हो गया। क्या होता है, जब हमें एसिडिटी होती है, यानी हमारे जलन होता है, अम्ल के कारण जो जलन होता है, हमारे हृदय के पास जलन होता है, ठीक है, अंदर पेट में होता है। तो जब हम उसमें क्षारक खा लेते हैं, मतलब इनो खा लेते हैं, इनो जो होता है वो क्षारक होता है, उसको जब हम खा लेते हैं तो यहाँ पर अम्ल के प्रभाव को ख़त्म कर देता है और क्या करता है, वो उदासीनीकरण अभिक्रिया कर लेता है, यानी उसको उदासीन कर देता है और अम्ल का प्रभाव खत्म हो जाता है, जिससे हमें राहत मिल जाती है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं जब अम्ल एवं क्षारक उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं या अम्ल एवं क्षारक अभिक्रिया करेंगे तो वो उदासीन आपस में करेंगे ही। मतलब इस प्रकार आप समझ लीजिए कि आप अम्ल लिए हैं और क्षार लिए हैं, दोनों को आपस में जब मिलाएंगे, मान लीजिए 5 ग्राम अम्ल है और 5 ग्राम क्षार है, तो जब आप दोनों को आपस में मिला देंगे तो वो दोनों नहीं बचेंगे, मतलब तीसरा पदार्थ बन जाएगा, लवण बन जाएगा। वो दोनों नाम बदल जाएगा, लवण आप बोल देंगे, क्योंकि वो दोनों के प्रभाव उसमें नहीं रहेंगे, तीसरा प्रभाव वहाँ पर बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह आप बोल सकते हैं। आप पीएच स्केल तो पढ़े ही होंगे, अगर नहीं पढ़े तो आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो लवण ऐसे होते हैं। या आप लवण के लिए लिख सकते हैं जब अम्लों से हाइड्रोजन धातु द्वारा विस्थापित होते हैं। देखिए जब अम्लों से हाइड्रोजन धातु द्वारा विस्थापित हो, जैसे कि यहाँ पर मान लो, ठीक है, HCl ले लिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिए। यहाँ पर बोल रहा है जब अम्लों से धातु द्वारा विस्थापित होता है, जब अम्लों से हाइड्रोजन धातु द्वारा विस्थापित होता है, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर हम कोई भी धातु ले लीजिए, मान लीजिए सोडियम हम यहाँ पर ले लिए। ठीक है, अब ये क्या करेगा, आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये जो सोडियम है ये क्लोरीन से रिएक्ट कर लेगा, तो ये क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा। ठीक है, क्योंकि सोडियम का +1 धनावेश होता है और क्लोरीन का -1, प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बन जाएगा H2। अब देखिए आप सोचेंगे यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 क्यों लिखे। आप जानते होंगे जो गैसें हैं वो हमेशा अणुओं के रूप में पाई जाती हैं, यानी उनको हम अणुओं के रूप में ही लिखते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, O2- हो गया, O2 हो गया, नाइट्रोजन हो गया, N2 हो गया, इस तरह हम हमेशा अणुओं के रूप में लिखते हैं। ठीक है, गैसों को। तो जैसे कि यहाँ पर आप ले लिए, क्या ले लिए, धातुओं के द्वारा क्या है, क्लोरीन की अभिक्रिया इसमें हो गई। ये धातु है भाई, सोडियम क्लोरीन एक धातु, ये अभिक्रिया कर रही है आपस में और हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो गई थी। देखिए यहाँ पर ये लवण हमारा बन गया, यानी NaCl बन गया। ठीक है, ये आप बोल सकते हो, NaCl आप प्रयोग करते हो ना, जो नमक होता है आपका। ठीक है, तो वही अब बन गया। अब यहाँ पर जैसे कि कोई भी ले लो, H2SO4 ले लेते हैं थोड़ा सा आपके समझाने के लिए। इसको भी आप सोडियम के साथ ही अभिक्रिया करा दो, सेम अभिक्रिया हो जाएगी। यहाँ पर बना लेगा, क्या बना लेगा, Na2SO4 बना लेगा, है ना, Na2SO4 बना लेगा, प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन गैस फिर से विस्थापित हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों में हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो रही है। यहाँ पर ये एक्चुअली लवण का ही एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो, लेकिन हमने ये अम्ल लिया था, ये अम्ल है। ठीक है, ये इसमें H+ आयन पाए जाते हैं, तो आप इस तरह से आसानी से समझ सकते हो। जैसे चलिए ले लेते हैं, अब यहाँ पर पोटेशियम ले लोगे तो सेम अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, मैग्नीशियम ले लेते हैं, HCl मान लीजिए लिए, अब प्लस यहाँ पर मैग्नीशियम ले लिए Mg। ठीक है, तो क्या बना लेगा, MgCl2 बना लेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस फिर से विस्थापित कर देगा भाई ये। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। लवण हो गया आपका। अम्ल, क्षारक एवं लवण की परिभाषाएं आपकी क्लियर हो गई होंगी। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, ये सब अम्ल, क्षारक एवं लवण। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगले टॉपिक यानी पीएच स्केल के बारे में। लेकिन यहीं पर आप समझ लीजिए पीएच स्केल होता क्या है। यहीं पर थोड़ा सा हम समझा देते हैं कि देखिए एक पटरी मान लीजिए है, 1 से 15 तक यहाँ पर लाइन है, तो आप मान लीजिए इसमें 14 तक ही है। ठीक है, 1 से 14 तक, 0 1 2 3 4, तो यहाँ पर 7 में जो है, मान लो यहाँ पर 7 पर बीच में है। अब इधर मान लो अम्ल है, इधर क्षार है। ठीक है, इधर अम्ल होता है बाएं साइड, दाएं साइड क्षार होता है। अब बाएं साइड भाई अगर अम्ल 5 ग्राम मिला है, दाएं साइड क्षार भी 5 ग्राम, तो ये दोनों बीच में आ जाएंगे, यानी ये दोनों 7 पर आ जाएंगे, क्योंकि बैलेंस हो जाएंगे, बीच में हो जाएंगे, तो ये क्या उदासीन हो जाएंगे, लवण बन जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर पीएच स्केल जो होता है उसमें अगर
इधर ज़्यादा है तो ये लाल हो जाएगी, ठीक है, यानी ये लाल हो जाएगी। 7 से जो कम है वो अम्लीय हो जाएगा। अगर 7 से कम बता रहा है तो समझो वो विलयन अम्लीय है, और 7 से अधिक है तो वो क्षारीय है। बस इतना भी समझ लो। अगली वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल से समझा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।